नमस्कार दोस्तों। आइए इस बैच में हम लोग अर्थमेटिक के सारे चैप्टर का एनालिसिस वन बाय वन करके सीखें। और इस अर्थमेटिक के सेशन में सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। इससे हम लोग शुरुआत करेंगे। अर्थमेटिक के खत्म होने के बाद हम लोग एडवांस मैथ भी करेंगे। अर्थमेटिक एक ऐसा मैथमेटिक्स का एलिमेंट है जो प्रत्येक एग्जामों में पूछा जाता है। कोई एक ऐसा एग्जाम ही अछूता नहीं है कि जिसमें अर्थमेटिक का वेटेज ना हो, यानी अर्थमेटिक ना पूछी जाए। तो जब अर्थमेटिक हर जगह पूछी जा रही है तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि अर्थमेटिक को हम बढ़िया से समझ लें। और इस अर्थमेटिक के मैथमेटिक्स में आपको 10th क्लास के लेवल की मैथमेटिक्स आएगी, जो प्रत्येक व्यक्ति को सीखना नितांत आवश्यक है। अगर आपने कभी मैथमेटिक्स पढ़ा ना हो, या आपको इंटरेस्ट नहीं आता हो मैथमेटिक्स में, या आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती हो, तो ये सेशन आप पूरा करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट इसमें बढ़ जाएगा। और जाहिर सी बात है, मेरा विश्वास है कि सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आपको इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा और चीज़ों को आप समझने में आसानी होगी। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। जैसे ही हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है नंबर जैसे हमारा मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, ईमेल नंबर, हमारे घर का नंबर, राशन कार्ड का नंबर, गाड़ी का नंबर। जितने भी आप चीज़ों को अपने सराउंडिंग देखते हैं और उसकी गणना करते हैं तो उसको नंबर सिस्टम से हम लोग वेरीफाई करते हैं कि इस नंबर का वस्तु हमारी है, इस नंबर की वस्तु दूसरे की है। जैसे कभी आप खसरा खतौनी या अपने जमीन जायदाद का जब नॉमिनेशन कराते हैं, लिखाने जाएंगे, तो उसमें भी आपका गाटा संख्या वो भी नंबर से ही दर्ज होता है। तो नंबर का बहुत बड़ा वेटेज है। आइए इस नंबर को सीखते हैं कि नंबर क्या चीज है। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम क्या है, नंबर कहाँ से आए हैं, किस तरह से इसका निजात हुआ है, कैसे कैसे हम इसको प्रयोग में लाते हैं, इन सब चीज़ों को आराम से इसमें सीखेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जब वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास कॉपी और कलम दोनों होनी चाहिए, ताकि आप कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए। हमारा इसमें उद्देश्य है कि आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करना, यानी मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। बाकी आप क्वेश्चन, इनफाइनाइट्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टर्म है हमारे पास नंबर सिस्टम में, पहला नंबर है नेचुरल नंबर। जैसे ही नेचुरल नंबर की बात की हमने, तो हमने कहा कि अपने हम दाएं बाएं कोई चीज को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये 3 वस्तुएं हैं, यहाँ पर 4 वस्तुएं हैं, या 4 मोटरसाइकिल खड़ी है, या 4 4 व्हीलर खड़ी हुई है। इस तरह से हम काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग किससे करेंगे? तो लोगों ने इस तरह के काउंटिंग के समुच्चय को एक नाम दिया, उसका नाम था नेचुरल नंबर, जिससे हम किसी चीज की काउंटिंग कर सकते हैं। तो पहला है नेचुरल नंबर, इसको हम काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं। काउंटिंग नंबर ऐसे नंबर जिससे किसी की गणना की जा सके, यानी कि इसके सहारे हम किसी भी वस्तु की गणना कर सकते हैं। तो अगर गणना की बात आई, इसका मतलब उसके काउंटिंग की बात आई, तो कौन सा नंबर सबसे पहले निजात करेंगे? हम कहेंगे 1, फिर दूसरा 2, इसी प्रकार से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनफाइनाइट। फिर आपके दिमाग में जो भी नंबर आ जाए वो चीज इसमें, उस नंबर, वह नंबर इस नेचुरल नंबर में मौजूद होगी ही होगी। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर 1। सबसे लार्जेस्ट काउंटिंग नंबर पता नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, कुछ भी आप एज्यूम कर लीजिए, वो सारी चीजें नेचुरल नंबर में मिलेगी।
क्या इस नेचुरल नंबर को बार बार लिखा जाएगा? आप कहें नहीं। विद्वानों ने इसके लिए एक प्रकार का साइन निजात किया कि अगर हमको नेचुरल नंबर लिखना है तो हम बार बार नेचुरल नंबर नहीं लिख के इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। डिनोटेड बाय कैपिटल एन से इसको हम डिनोट करेंगे। अगर जहां पर हम कैपिटल एन साइन लगाएंगे, यानी कि नेचुरल नंबर जहां पर लिखना है, अगर हम कैपिटल एन का प्रयोग करते हैं तो हम मानते हैं कि वो नेचुरल नंबर है। अब उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या है? जैसे आपने काउंटिंग शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसे ही आपने 10 तक पहुंचे आप, तो यहां पर देखा कि एक जीरो, एक ऐसा सिंबल इसमें शामिल है 1 एंड 0 जो इस नेचुरल नंबर में था ही नहीं। क्या ये नेचुरल नंबर में था? आप कहेंगे नहीं, नेचुरल नंबर में था ही नहीं जीरो। क्यों नहीं था? क्योंकि किसी भी वस्तु का कोई एक मूल्य होता है, कोई एक मान होता है, और जीरो का मतलब है कोई मान है ही नहीं। जब कोई मान ही नहीं है तो उसके काउंटिंग कैसे करेंगे? तो काउंटिंग में आएगा नहीं वो, अर्थात उसको काउंटिंग नंबर में नहीं लिया गया। लेकिन यहां पर तो काउंटिंग नंबर में आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि इस पूरे समुच्चय को एक दूसरा नाम दिया गया जिसमें जीरो भी शामिल कर लिया गया। इस पूरे समुच्चय को बोला गया, यानी कि पूरे सेट को बोला गया होल नंबर। होल नंबर डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय W। इसको W से डिनोट करते हैं। क्या जीरो काउंटिंग नंबर है? तो आप कहेंगे यदि केवल जीरो लिखा हो तो काउंटिंग नंबर नहीं है। लेकिन यदि किसी के सहारे जीरो लिखा गया है, जैसे 10, तो ये काउंटिंग नंबर है। 100 यह भी काउंटिंग नंबर है। 50 यह भी काउंटिंग नंबर है, किसी के सहारे लिखा है। अगर केवल जीरो लिखा है तो ये काउंटिंग नंबर नहीं है। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं, थोड़ा प्रोसीड करते हैं। यहां तक तो हमने ये सीख लिया कि ये होल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो होल नंबर हो जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। आइए उसके बाद आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या है, अब इस चीज को समझ लेते हैं। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, ऐसा अंक जो पूर्ण हो। पूर्णांक क्या है? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? जीरो प्लस नेचुरल नंबर, यही तो पढ़ लिया। दो चीजें हमने पढ़ लिया, यह नेचुरल नंबर है और पूरा होल नंबर है। यदि नेचुरल नंबर के पॉजिटिव साइन यहां पर पॉजिटिव है और निगेटिव साइन को भी ले लिया जाए, नेचुरल नंबर के सारे निगेटिव टर्म को ले लिया जाए, तो पूरा ये समुच्चय जो बनता है, पूरा सेट जो बनता है, ये होता है इंटीजर। अब आइए समझते हैं। यहां 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। यहां -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएगा। राइट वर्ड मूवमेंट कर रहा है तो ये पॉजिटिव, जितने भी राइट वर्ड के नंबर होंगे सब पॉजिटिव होंगे। जीरो से लेफ्ट वर्ड मूवमेंट में सारे निगेटिव नंबर होंगे। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक और पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक। अब ये बताइए कि जीरो क्या है? जीरो तो एक ऐसा सेंटर है, जीरो माइलस्टोन है, जहां से फॉरवर्ड में आपका पॉजिटिव है और बैकवर्ड में आपका निगेटिव है। तो ये तो न्यूट्रल हो गया, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, सेंटर है। तो आप इसको कह सकते हैं नाइदर पॉजिटिव और नॉर निगेटिव। ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये निगेटिव है, अर्थात जीरो पर कोई भी सिंबल काम नहीं कर रहा, कोई भी साइन यूज नहीं किया जाता।
अब आइए, दो चीजें तो हमने सीख लिया, अब और चीजें आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्या इंटीजर को लिखने के लिए किसी सिंबल का डिनोट निजात किया गया? तो आपने कहा हाँ, डिनोटेड बाय कैपिटल आई, या आपको कहीं जेड भी मिलता है, कहीं कहीं जेड मिलेगा और कहीं कहीं आई मिलेगा। यानी कि अगर पूरे इंटीजर टर्म को लिखना हो तो हम कह सकते हैं कि अगर हम आई लिख दें तो भी हम मानेंगे वो इंटीजर है, और जेड लिख दें तो भी। अब एक लाइन में अगर हमको कहना हो कि इंटीजर बताइए कि इंटीजर कौन कौन से हैं, तो आप कह सकते हैं कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। यानी कि नेचुरल नंबर के सारे नेगेटिव टर्म को भी अगर होल नंबर में शामिल कर लिया जाए तो वो समुच्चय पूरा सेट बनता है इंटीजर। आइए अब कुछ और बातें आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसमें आता है इवन नंबर। इवन नंबर्स मतलब सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो दो के मल्टीपल में हो। अच्छा, दो के मल्टीपल में तो फॉर्म क्या बनेगा? 2k। दो के मल्टीपल में हमने दो का मल्टीपल कर दिया। अब k क्या है? k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। k कोई भी इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर हो। इंटीजर मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। कुछ भी आप पुट करिए, यह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसको सेटिस्फाई करेगा। चलिए, सबसे छोटा नंबर है, पुट ही करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। अगर 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 आ गया तो हम कह सकते हैं 0 एक सम संख्या है, जीरो क्या है? एक सम संख्या है, तो वह 2 से डिवाइड जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल 10, 20, यानी कि जिसके लास्ट में 0 है वो पक्का 2 से डिवाइड होगा क्योंकि सम संख्या है। और रूल कहता है कि जो संख्याएं 2 से डिवाइड होगी वो सम संख्या है, जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होगी वो भी सम संख्याएं हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें कोई भी इंटीजर आप पुट करिए, रिजल्ट आपका आएगा इवन। तो हमने कहा कि -2, -4, -6 ये सब इवन नंबर है क्योंकि 2 के मल्टीपल में है। 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, इधर भी इनफाइनाइट तक। तो एक क्या है हमारे? एक इवन नंबर है क्योंकि 2k के फॉर्म में है। अब आइए ऑड नंबर समझते हैं। इसका विपरीत है ऑड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्याएं क्या है? ऐसे संख्याएं जो 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में हो। 2k प्लस माइनस 1 इस फॉर्म में हो तो उसको हम विषम संख्या कहते हैं। और k बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो। आप कहेंगे 0 पुट कर दीजिए तो कर दीजिए। 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 2 इंटू 0 माइनस 1 इक्वल टू -1। तो आप ये कह सकते हैं कि -1, -3, -5 एंड सो ऑन। इधर 1, 3, 5, 7 इनफाइनाइट तक। ये क्या है? विषम संख्याएं हैं। कौन से फॉर्म में है?
2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। आइए, यहां तक तो हमने ये सीख लिया कि इंटीजर क्या है, इंटीजर के टर्म में और भी चीजें, इवन नंबर क्या है और ओड नंबर क्या है। अब आइए आगे की तरफ सीखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या चीज है इसको भी समझते हैं। रेशियो से मिलके ये बना हुआ है, रेशनल सब रेशियो से। अब रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है तुलना करना, किसी का कंपैरिजन करना। और कंपैरिजन कैसे करते हैं मैथमेटिकल टर्म में? आप कहेंगे वो फ्रैक्शन में, तो आप रेशनल नंबर को, रेशियो को फ्रैक्शन भी मान सकते हैं, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन करेंगे तभी तो तुलना करेंगे। अब फ्रैक्शन जब आपने माना तो हिंदी में आप कह सकते हैं भिन्न। और जब भिन्न में कहा आपने तो आप ये कह सकते हैं which can written in form of P by Q where Q does not equal to 0 and P and Q belongs to integer। बस इतना सा ही मामला है और कोई मामला है नहीं। लेकिन ये मामला कहां से आया, कैसे आया है, इन सब का ऑपरेशन हम लोग करेंगे। दो चीजें यहां बताया, Q 0 नहीं होना चाहिए और कुछ भी पुट कर दीजिए इंटीजर। लेकिन P के लिए बाध्यता नहीं है, P कुछ भी पुट करिए, 0 उरो सब करिए। तो P 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। Q क्या है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। नहीं, ध्यान रखिएगा, इसको इंटीजर तो है ये, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर अगर 0 लिखा गया है तो ये गलत है, तो इसका मतलब हम इसको कर देंगे रिमूव और यहां पर लगा देंगे एक साइन। अब हो गया इसका काम एकदम फर्स्ट क्लास। 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी इंटीजर इसमें पुट कर सकते हैं। तो आप ये बताइए कि अगर मैं 0/1 लिख दूं तो क्या यह संभव है? तो आपने कहा कि इसके अकॉर्डिंग तो आपने एकदम सही लिखा है, which can written a form of P by Q, यानी कि आपने P by Q के रूप में तो लिखा ही है और Q को आपने कहा 0 नहीं होना चाहिए, 0 यहां पर है नहीं। P के लिए आपने कोई शर्त दी नहीं तो P हमने 0 रख दिया। अब ये बताइए रिजल्ट क्या आएगा? तो आप कहेंगे 0 आ जाएगा भाई। तो इसका मतलब 0 एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि आपकी शर्त पे हम खड़े उतर रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर बार बार ना लिख के हम क्या लिखेंगे इसको? इससे किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय Q। इसको Q से डिनोट करते हैं, तो हम इसको मान सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है, कैपिटल Q। लेकिन अभी एक चीज और समस्याएं आती है कि हमेशा ऐसा टर्म लिखा रहता है 0/P या 0/X इक्वल टू 0, ऐसे बार बार आता है। यानी कि P में डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, रिजल्ट 0 ही आना है। ऐसा क्यों होता है? क्यों का पता लग जाए तो उसका मामला ही क्लियर हो जाएगा। आइए इस चीज को भी समझ लेते हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए, एक टर्म को समझिए पहले। 12 डिवाइडेड बाई 6, रिजल्ट कितना आएगा? 2 आएगा। अब हमने कहा कि ये आपने कैसे किया है, तो आप कहेंगे 6 से हमने 12 में भाग दिया, 6 से 12 में भाग दिया, तो 12 को 2 भागों में बांटा, 6 के 2 भाग में बांटा। इस तरह से हमने यहां 2 भाग लिख दिया, यानी 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। अब ध्यान दीजिए, 0 को
कितने पार्टों में डिवाइड करिएगा कि उसका रिजल्ट 1 हो जाए। यानी कि इसका रिजल्ट देखिए 12 होगा। कितनी बार आप जोड़िएगा, 0 + 0 + 0, आप चलते चले जाइए। क्या कभी 1 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब इसका पता लगाइए। यह इसलिए नहीं होगा कि 0 काउंटिंग नंबर है ही नहीं। 0 का मतलब कुछ है ही नहीं, और जब कुछ है ही नहीं तो आप उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? कभी कर ही नहीं सकते। तो रिजल्ट क्या आएगा? कुछ है ही नहीं तो रिजल्ट भी कुछ है ही नहीं, यानी कि 0 का रिजल्ट 0। अब डिवाइड कर लीजिए। तो आप ये कह सकते हैं जब किसी संख्या से 0 में भाग दिया जाए तो उसका रिजल्ट क्या होता है? 0 होता है। अब यहीं पर एक लगे हाथ ये भी सीख लीजिए कि जब किसी संख्या से 0 में मल्टीप्लाई किया जाता तो भी रिजल्ट 0 आएगा। क्यों ऐसा है? जैसे a इंटू 0 इक्वल टू 0, ऐसा भी होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि यह चीजें तो नगण्य हैं। 0 मतलब कुछ है ही नहीं, और 0 को कितनी बार आप बढ़ाइएगा? 0 को बढ़ाएंगे तो 0, कुछ है ही नहीं तो रिजल्ट भी कुछ है ही नहीं, तो यानी कि 0 का मतलब 0। आई होप कि एक फंडा क्लियर होगा कि 0 बटा एनी नंबर इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर मामला पलट जाए थोड़ा सा, तब तो गंभीर हो जाता है। 1/0 ऐसा भी कहीं लिखा हुआ मिलता है, और उसके सामने लिखा रहता है CND। चलिए, अब क्या है? CND क्या है? CND कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। कैसे? आइए इस चीज को भी समझ लेते हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए, यहां पर देखिए बढ़िया ध्यान से, तो 12 को 2 भागों में डिवाइड किया 6 के। अब 1 को हम 0 पार्ट में डिवाइड करिए। अब एक चीज ये बताइए, एक एक कलम है हमारे पास, और आपने कहा कि इसको 0 भाग में डिवाइड करिए। तो हमने आपसे पूछा 0 का मतलब क्या है, तो आपने कहा 0 का मतलब कुछ है ही नहीं। तो जब आपने कहा 0 मतलब कुछ है ही नहीं, तो इसको बांटेंगे कैसे? कैसे बांटेंगे? 0 का मतलब कुछ है ही नहीं तो कुछ बांटेंगे भी नहीं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसका पता नहीं लगाया सकता कि कितने भागों में बटेगा, क्योंकि वो संख्या से भाग ही नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि 0 का मतलब हो गया है नगण्य, शून्य मात्र, काम खत्म है उसका। तो आप कह सकते हैं कि इसका पता नहीं लगाया जा सकता है कितने भागों में बटेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो यहां पर हम इस चीज को करते हैं कि 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता कि वह कितने पार्टों में डिवाइड होगा। यहां तक आई होप कि आपके समझ में आई होगी बात। चलिए अब आगे की तरफ थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। ये चीजें समझ में आ गई होगी। अच्छा, आप कहा कि आपने रेशनल नंबर, कुछ एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। जैसे 4/3 रेशनल नंबर है। आप कहेंगे हाँ है, क्योंकि p/q के फॉर्म में लिखा है। -7/2 यह भी रेशनल नंबर है। -39/47 यह भी रेशनल नंबर है। आपने कहा 45.45 यह भी रेशनल नंबर है। आपने कहा 27.632 यह भी रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000 कर देंगे, यह भी रेशनल नंबर बन जाएगा, क्योंकि p/q की। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं प्रत्येक इंटीजर रेशनल नंबर है। एवरी इंटीजर आर रेशनल नंबर। एकदम सही है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इंटीजर बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं। यानी कि प्रत्येक इंटीजर एक रेशनल नंबर है। 0 भी रेशनल नंबर है, 1 भी रेशनल नंबर है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, माइनस के उसके सारे टर्म भी रेशनल नंबर है। अब ये तो चीजें हमने सीख लिया, तो इरेशनल नंबर क्या है?
आप कह सकते हैं विच कैन नॉट रिटर्न ए फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसे नंबर, ऐसे फ्रैक्शन जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते और इरेशनल नंबर है। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको ऐसे लिख सकते हैं? तो आपने कहा पाई एक इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, √5, √7, √11, √13, √17, √19, ये सब इरेशनल नंबर है। अच्छा, जब ये इरेशनल नंबर है, जैसे ही आपने देखा इस सब को, तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात रन कर गई होगी कि सर आपने ये क्या लिखा है, ये तो सारे प्राइम नंबर हैं। क्या? हाँ, बहुत बढ़िया, सही दिमाग लगाए हो। इसका मतलब आपने अंडर रूट करके प्राइम नंबर लिख दिया। क्या लिख दिया है? अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर आप लिख दीजिए, वह इरेशनल नंबर होगा ही होगा। तो आपने तो यह भी सीख लिया कि इरेशनल नंबर। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि आप इसी को इरेशनल नंबर कह रहे हैं? हम अंडर रूट में 4 लिख रहे हैं, तो ये तो परफेक्ट नंबर में आ जाएगा, ये पूर्ण संख्या बन जाएगी 2, क्योंकि अंडर रूट इसका 2 होता है। ये 4 का अंडर रूट लगाएंगे तो 2 निकलेगा बाहर। इसका मतलब ये क्या ये इरेशनल नंबर है? आप कहेंगे नहीं, हमने तो प्राइम नंबर कहा था, आपने तो इसको कंपोजिट नंबर रख दिया। अगर प्राइम नंबर रखना है तो रख लीजिए, √2 कर दीजिए, हमने मना थोड़ी किया था। आपने मामला गड़बड़ कर दिया तो मैं क्या करूं? हमने कहा केवल प्राइम नंबर, केवल प्राइम नंबर। तो पाई क्या है? पाई इरेशनल नंबर है। अच्छा, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि पाई को 22/7 लिखा गया। क्या ये एग्जैक्ट मान है? आप कहेंगे नहीं, ये एग्जैक्ट मान नहीं, ये अप्रोक्सीमेशन का मान है, उसके सन्निकट मान है। 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो 22/7 क्या है? इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है? तो आप कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये इंटीजर है 22 और 7 भी इंटीजर है और पी बाई क्यू के फॉर्म में भी है। तो हमने जस्ट पढ़ा ही अभी है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए और वो भी इंटीजर रहे, तो दोनों तो इंटीजर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा 22/7 रेशनल नंबर है। चलिए, ये चीजें तो आपके समझ में आई होगी। अब इसी में और कॉन्सेप्ट को आगे की तरफ मजबूत बनाते हैं कि ये इरेशनल नंबर क्यों ऐसा है, क्यों इस फॉर्म में लिखा गया है, क्या कारण है, इन कारणों का पता लगाते हैं। चलिए, अब पहले समझते हैं कि डेसिमल। डेसिमल क्या है? हिंदी में बोलते हैं इसको दशमलव। ये क्या है? दशमलव। दशमलव का मतलब कोई ऐसा टर्म जिसमें दशमलव का यूज हुआ, जैसे 4.2, 0.5, 0.6239, ये सब दशमलव है। क्या दशमलव को भिन्न में परिवर्तित किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। आइए उन सब चीजों को यहां पर समझते हैं 1 by 1। इसकी कंडीशन होती है 3, और यही 3 बढ़िया से समझ लीजिए, आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। कितनी कंडीशन होती है? 3। पहला, नंबर 1 होता है शांत दशमलव। अब शांत हमने अगर सीखा तो अशांत भी सीखेंगे, तो इसका मतलब सबसे पहला सीखा हमने शांत। शांत, शांत दशमलव।
शांत दशमलव को इंग्लिश में क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव। दूसरा क्या होगा? आप कहेंगे अशांत। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव को क्या कह सकते हैं? अशांत दशमलव और इसी के साथ एक और टर्म जोड़िए, अशांत एवं आवृत्ति। आवृत्ति दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग। अभी यहां क्या है आपने सीखा? टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, आवृत्ति हो रही है उसकी, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये आएगा रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। अब तीसरा क्या आएगा? जो नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत हो और रिपीट भी ना करे। अनावृत्ति यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग चलिए, अब तीन टाइप के दशमलव प्रसार हैं, एक शांत, दूसरा अशांत और रिपीटिशन वाला दशमलव, तीसरा अशांत और बिना रिपीटिशन वाला, यानी कि उसकी आवृत्ति नहीं हो रही है। अब इसको धीरे धीरे 1 बाय 1 करके समझते हैं, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। दशमलव शांत कब रहेगा? 1/2 किसी फ्रैक्शन को लिखा गया तो यहां पर 0.5 हमने लिख दिया। इसके बाद आप जीरो कोई भी लगाइए, कितना भी जीरो, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, आप इनफाइनाइट जीरो लगा दीजिए, उसका मतलब कोई नहीं, यानी कि 0.5 के बाद वो शांत हो गया। तो आपने कहा 1/5 लिख दें तो 0.2, 1/25 लिख दें तो 0.04। आपने देखा कि दशमलव प्रसार यहां पर शांत है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्या कारण है? आइए कारणों का जानकारी रखते हैं। यदि डिनोमिनेटर में हर में 2 की पावर n या 5 की पावर n हो तो वहां पर दशमलव प्रसार शांत होता है। 2 की पावर n या 5 की पावर n हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अर्थात टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव प्रसार। क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा, 2 की पावर n या 5 की पावर n हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए 1/4 लिखा गया है तो क्या होगा? आप यहां जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट रखेंगे, 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। आपने देखा कि 1/4 का रिजल्ट आया 0.25। तो इसको लिखा कैसे गया है? 1/2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 0.24, 2 की पावर 2 लिखी गई है। तो यहां पर दशमलव प्रसार शांत हो गया। तो यहां अर्थात आप ये कह सकते हैं कि यदि डिनोमिनेटर में 2 की पावर n हो या 2 की पावर 5 हो या इसका दोनों का मिक्सर हो, अर्थात 1/10 हो,
तो क्या आएगा 0.1 आएगा। क्यों, कैसे? तो आपने कहा ये तो लिखा गया 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये तो लिखा गया है, इसका रिजल्ट 0.1 आ गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि यदि डिनोमिनेटर में 2 की पावर n और 5 की पावर n हो या दोनों का प्रोडक्ट हो तो वहां पर दशमलव प्रसार शांत होगा ही होगा। चलिए अब आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब आता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में कोई भी प्राइम नंबर हो तो वहां पर दशमलव प्रसार रिपीटिशन का होगा। अर्थात हमने कहा लेकिन 2 को छोड़ के 2 नहीं होना चाहिए, यहां पर 2 आ गया है, और 5 भी नहीं होना चाहिए, 5 भी आ गया है। 3 को हम रखते हैं 0.3333 ऑन सो ऑन, बढ़ता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। इसी प्रकार 1/7 को रख लेंगे। 1/7 को देखिए 0.7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2 7 दूना 14, 6 7 अट्ठे 56, 4 7 पच्चे 35, 5 7 सत्ते 49, 1 फिर रिपीट होगा 1 4 2 8 5 5 7 एंड सो ऑन। इसी तरह से रिपीट होता चला जाएगा। आपने ध्यान दिया कि ये बार बार रिपीट हो रहा है और यहां पर भी बार बार रिपीट हो रहा है। एक टर्म तो यहां से यहां तक चला, फिर वही सीरीज यहां से यहां तक जा रही है। ऐसा क्या है? फिर ऐसे क्या बार बार इनफाइनाइट तक लिखेंगे? तो नहीं, विद्वानों ने एक इसका भी तोड़ निकाला कि भाई इसको बार बार नहीं लिखेंगे, बार बार लिखने की बजाय इसके ऊपर एक बार लगा देंगे। क्या लगाएंगे? बार लगा देंगे। तो बार लगाने का मतलब है वो रिपीटिशन वहां पर कंटिन्यू चलता रहेगा, अर्थात बार लगा है तो वो कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, लेकिन वो बार बार रिपीट लिखेंगे नहीं। तो ऊपर क्या लगाया हमने? बार। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.3 ऊपर बार लगा दीजिए, बस। इस तरह से आपने लिखा, इसका मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि इसके ऊपर भी बार लगा दीजिए, यहां बार लगा दीजिए, और इसको आप रिमूव कर सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहें अगर ये बार लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसको फिर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? तो जितने के ऊपर बार लगा है उतने बटे 9 करके इसके पॉइंट को हटा दीजिए। अर्थात आप ये कह सकते हैं 3/9, पॉइंट खत्म कर दीजिए, इसका रिजल्ट आएगा 1/3, जो आपका यहां पर रिजल्ट है। इसी प्रकार आप इसको क्या लिख सकते हैं? 14285/99999, बस। ये 7 बार में कटेगी तो एक बार 1/7 आ जाएगा। आपका रिजल्ट आपके सामने। ये चीज तो हो गई हमारी शांत एवं आवृत्ति वाली दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। 2 चीजें समझ में आ गया हमको। अब आइए तीसरी चीज समझते हैं। थोड़ा सा इसको रिमूव करते हैं। अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसमें रिपीटिशन होगा ही नहीं। और नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब कोई ऐसा टर्म रखिए जिसका जो ऐसे टर्म हो जिसका रिपीटिशन ही ना हो, बार बार वो टर्म चेंज होते रहे। तो आपने कहा कि अंडर रूट में कोई प्राइम नंबर रख दीजिए, तो आपने कहा कि अंडर रूट 2 रख दीजिए। अंडर रूट 2 भी रिपीट नहीं होगा। फिर अंडर रूट 3 रख दीजिए, यह भी रिपीट नहीं होगा। ये अंडर रूट
आप 5 रख दीजिए, यह भी रिपीट नहीं होगा। आपने कहा कि ये जितने प्राइम नंबर हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि ये तो इरेशनल नंबर थे, इनका रिपीटिशन ही नहीं हो रहा था। और अगर रिपीटिशन नहीं होगा तो क्या ये फ्रैक्शन में लिखे जाएंगे? आप कहेंगे फ्रैक्शन में लिखे ही नहीं जाएंगे। क्यों नहीं लिखे जाएंगे? आप इसका कारण बताइए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बार लगेगा नहीं, वो कहां पर जाकर रिपीटिशन उसका चालू होगा ये तो पता नहीं है, क्योंकि वो रिपीट हो ही नहीं रहा है, तो हम बार कहां तक लगाएंगे? वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट तक फ्रैक्शन बनाएंगे कैसे? आप लिख ही नहीं सकते। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्राइम नंबर जो अंडर रूट में लिखा गया हो वह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, इस कारण से उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आपने यह भी समझ लिया कि इरेशनल नंबर क्यों कहते हैं और उसको फ्रैक्शन में क्यों नहीं लिखा जाता है। अब ये भी तो बता देंगे। तो यह टर्म क्या हो गया आपका? इरेशनल नंबर। और यह दोनों टर्म क्या हो गया आपका? रेशनल नंबर। अब आपका एकदम फंडा क्लियर होगा कि रेशनल नंबर क्यों कहा जाता है, रेशनल नंबर क्यों नहीं कहा जाता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में क्यों नहीं लिखा जा सकता, ये चीज तो बता दिया। अब आपको बताना चाहिए, लिखना चाहिए। चलिए अब आगे की तरफ पूरे सिस्टम को, अब जितना हमने पढ़ा है उसका पूरा समराइज कर लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसके माध्यम से पूरा फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वही नंबर जिससे हम किसी चीज की काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए। होल नंबर क्या है? ऐसे नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर का ग्रुप जिसमें जीरो को भी शामिल कर लिया गया, यानी कि जीरो के साथ नेचुरल नंबर के ग्रुप को हमने क्या कहा? होल नंबर। इससे किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से करते हैं। नेचुरल नंबर को एन से करते हैं। अब आता है इंटीजर। इंटीजर में नेचुरल नंबर के सभी नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव नेचुरल नंबर के सारे निगेटिव टर्म को भी अगर शामिल कर लिया जाए, यानी होल नंबर में निगेटिव और नेचुरल नंबर के निगेटिव टर्म को भी शामिल कर लिया जाए, तो ये पूरा बन जाता है इंटीजर। किससे डिनोट करते हैं? आई से और जेड से। अब उसके बाद आता है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या चीज है, इस चीज को भी समझते हैं। रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको कहते हैं रेशनल नंबर। अभी जस्ट आपने पढ़ा है क्यों लिखा जाता है, यह भी पढ़ा है। क्यों नहीं लिखा जाता है, यह भी पढ़ा हुआ है। इरेशनल नंबर तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, और पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। ये चीजें तो समझ में आई। अच्छा, डायग्राम आपने देखा तो आपने इतना चीज तो समझ लिया, और फिर इस बगल में दिया इरेशनल नंबर, इसके पास इसके अंदर क्यों नहीं है, इस चीज को भी समझ लेते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी होल नंबर हैं, यानी होल नंबर के अंदर आते हैं, तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। अच्छा, अब सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं, आप कह सकते हैं। तो सभी इंटीजर रेशनल नंबर है, यह भी कह सकते हैं। चलिए, अब रेशनल नंबर के बाद ये बगल में छोटकुआ गोला में है इरेशनल नंबर। इसको क्या है? ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, ये अलग से है। अब इन सब को बांध के एक गठरी में डाल दिया गया, एक पोटरी बना दी गई, झोला। तो उस पूरे पोटरी को क्या कहेंगे? वो होता है रियल नंबर। ये क्या है? रियल नंबर। रियल मतलब वास्तविक संख्या, यानी कि जिसमें नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों को, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ग्रुप को हम कहते हैं रियल नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या है?
ये वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। लेकिन सिलसिला यहां तक ही नहीं है, अब रियल नंबर के बाद एक टर्म और आता है इमेजिनरी नंबर। ये क्या चीज है? अब नाम से ही तो बता रहा है कि भाई मैं इमेजिनरी हूं, यानी कि हमको इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो, काल्पनिक नंबर हूं मैं। तो काल्पनिक नंबर आई से लिखा गया है, इसको आई सिंबल को क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे आयोटा। ये क्या चीज है? ये जस्ट लाइक ए सिंबल, केवल एक प्रकार का ये सिंबल है। किसको दर्शाने के लिए? इमेजिनरी नंबर को दर्शाने के लिए। क्या ये इसका मैथमेटिकल टर्म में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है? आप कहेंगे हाँ है, √-1 इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी रूट है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये इमेजिनरी रूट है। तो आप यह भी कहेंगे कि √7 ये क्या है? कहेंगे यह भी इमेजिनरी रूट है। अभी आगे की आइए सीख लेते हैं, इसको भी देख के घबराना नहीं है। ए आयोटा और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू √-1। यहां तक चीजें समझ में आई होगी आपके। अच्छा, आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करूं तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा। एक बार और स्क्वायर करूं, आयोटा स्क्वायर करूंगा तो आयोटा टू द पावर 4 हो जाएगा और यहां 1 हो जाएगा। बस काम खत्म। तो आप ये बताइए 4 + 69 आयोटा टू द पावर 4, इसका मतलब कितना होगा? तो आप कहेंगे आयोटा टू द पावर 4 का मतलब हो जाएगा 4 + 69 और 9 4 13 73 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आयोटा का मान आप रख दीजिए, आयोटा का मान तो 1 है, आयोटा टू द पावर 4, जब उसकी पावर 4 लगा देंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि 4 + 3 आयोटा स्क्वायर, अब ये बताइए इसका मान क्या होगा? तो आप कहेंगे अब की बार तो आपने स्क्वायर लगाया है, अब की बार अगर आपने स्क्वायर लगाया है तो स्क्वायर की वैल्यू -1 रखनी पड़ेगी। तो 4 + 3 -1, तो 4 - 3 = 1। रिजल्ट आपका क्या आया? 1 आया। इसका मतलब आपने यह भी सीख लिया कि आयोटा का मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, जस्ट लाइक ए सिंबल। और सिंबल को अगर मैथमेटिकल न्यूमेरिकल टर्म में यूज करना है तो √-1 लिख देंगे और 2 बार स्क्वायर कर लीजिए बोथ साइड, मामला एकदम सलट जाएगा और आ जाएगा 1। फिर कहीं भी आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस इमेजिनरी नंबर और इस रियल नंबर को एक पोटरी में फिर से बंद किया तो ये पूरा क्या बन गया? खिचड़ी। और खिचड़ी को क्या बोला गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोला गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपके समझ में आ गया होगा कि क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो आप कहेंगे हाँ, यह कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि यह इमेजिनरी भी है और इसमें रियल नंबर भी है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्म है। एक बहुत बेहतरीन टर्म और है, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। क्या है परफेक्ट नंबर? इस चीज को भी समझते हैं। अब कह रहा है द सम ऑफ ऑल फैक्टर, उस टर्म के सारे फैक्टर का सम एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, उस नंबर को छोड़ के, इज इक्वल टू द नंबर, उस नंबर के बराबर हो जाए, देन इट कॉल परफेक्ट नंबर, तो वो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। जैसे हमने कहा 3 लिया, इसके फैक्टर 1 है, 3 है, तो 3 1 4, लेकिन इस टर्म को स्वयं को छोड़ के तो 4 तो बनेगा नहीं, यहां हो जाएगा 1। क्या यह परफेक्ट नंबर है? आप कहेंगे नहीं, यह परफेक्ट नंबर नहीं। हमने एक नंबर लिया 6, 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 6 से डिवाइड है, लेकिन 6 को हमको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है?
6 को छोड़ के। अब देखिए इनका सम कर दीजिए तो 6 आ रहा है, अर्थात ये इस क्या है, परफेक्ट नंबर है। इसी प्रकार हमने 28 ले लिया, 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 3 से नहीं है, 4 से है, 4 7 28, 5 से है नहीं, 6 से नहीं है, 7 से है, 7 चौक 28, 14 से है, फिर 28 से, तो 28 का कोई मतलब है नहीं। अब इनका सम क्या होगा, 14 7 21, 21 4 25, 25 2 27, 1 28, 28। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर का सम स्वयं वह संख्या होती है, वही परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ एन इमेजिनरी नंबर एंड इट कंसेक्यूटिव इज रियल नंबर। एक काल्पनिक संख्या और उसके संयुग्म का गुणनफल वास्तविक संख्या होती है। सही है, वास्तविक संख्या होगी। आइए इसको भी समझते हैं। लेट एन इमेजिनरी नंबर 1 + 4 आयोटा एंड इट कंसेक्यूटिव नंबर 1 - 4 आयोटा। सेम यहां पर सॉल्व किया गया है। 1 + 4 आयोटा इंटू 1 - 4 आयोटा, ए इंटू बी के टर्म में है, तो आप इसको ए पावर है और यहां पर ए पावर है, तो आप मैं लिख देता हूं यहां पर 1 की पावर -4 आयोटा टू द पावर, क्योंकि यह टर्म ए माइनस बी ए प्लस बी के टर्म में बनेगा। तो 1 - 16 आयोटा टू द पावर 2। अब देखिए 1 - 16 - 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की पावर -1 होती है। अब इसमें गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 16 = 17, इस 17 है। तो इस तरह से आपने देखा कि दो ऐसे नंबर लिए, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हमने जिसका कंसेक्यूटिव से मल्टीप्लाई किया यानी प्रोडक्ट निकाला, तो हमको एक रियल नंबर प्राप्त हुआ। रियल नंबर क्या है, 17। आइए अब कुछ आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। एक व्हिच ऑफ द नंबर इन द फॉलोइंग सेट्स आर रेशनल नंबर। इस सेट में ये बताइए कि ये रेशनल नंबर कौन से है। तो आपने कहा कि भाई ये तो इरेशनल नंबर है, क्यू डैश, यह भी इरेशनल नंबर है, क्यू डैश। तो आपको बताना है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। तो इसमें देखा कि आपने ये तो रेशनल नंबर है ही नहीं, तो काम इसका खत्म कर दिया। अब देखा इसका, तो इसमें तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, तो ये हो सकता है ओनली 500, गलत है, ओनली 500 कभी होगा नहीं। 500 तो है, केवल 500 नहीं होगा, और भी संख्याएं हैं, यानी यह भी गलत है। डी में पाई एक इरेशनल नंबर है, तो यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है समेशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर मस्ट बी इरेशनल। अच्छा आप ध्यान से देखिए कि √2 + √2, तो 2 √2 यह भी इरेशनल नंबर प्राप्त हुआ। लेकिन कि √2 + -√2 ये तो रेशनल नंबर प्राप्त हो गया, 0 रेशनल नंबर है। तो आप यहां कह सकते हैं कि हमने एक नंबर लिया √2 प्लस -√2, ये तो आ गया रेशनल नंबर। तो कहां से मस्ट बी इरेशनल होगा, नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। अब कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर मस्ट बी इरेशनल, कभी होगा ही नहीं।
अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट 6। इरेशनल तो है, लेकिन अगर हमने कहा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 तो 2 आ गया, तो मस्ट भी कहां से लगेगा, कभी नहीं लगेगा, यह भी गलत है। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर मे बी इरेशनल। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल नंबर होगा। अरे भाई, रेशनल नंबर तो कभी इरेशनल नंबर बन ही नहीं सकता, तो यानी कि यह भी क्वेश्चन, यह भी ऑप्शन गलत है। अब बचा एक, तो यही सही होगा। अब देखते हैं, समेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे बी इरेशनल। हाँ, मे बी हो सकता है, यह कंफर्म नहीं है, कह रहा है कि नहीं होगा। दो इरेशनल नंबर को हम जोड़ेंगे, सेम देखिए, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 क्या आया, 2 अंडर रूट 2 आ गया। इरेशनल अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 हमने जोड़ा तो क्या आ गया, ये 0। तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, इसीलिए दिया है मे बी, हो सकता है, कंफर्म नहीं है, मस्ट भी नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर ए एंड बी इज 0, देन व्हाट कैन बी सेड अबाउट देयर प्रोडक्ट। यानी कि दो ऐसी संख्याएं ए बी हैं जिनका सम 0 है, तो उनके गुणनफल के बारे में क्या कहा जा सकता है। इसके केस दो बनते हैं। पहले नंबर केस, फर्स्ट केस क्या बनता है, अंडर रूट 2 हमने कोई एक नंबर माना अंडर रूट 2 और उसका निगेटिव टर्म भी हमने ले लिया, यानी माइनस अंडर रूट 2। दो संख्याएं हमने मान ली। अब इसका अगर सम करेंगे अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 तो इज इक्वल टू 0, 0 हो जाएगा, और पहले कथन के अनुसार ये सत्य है। अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो अंडर रूट 2 इंटू माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू -2। पहला केस तो ये। अब हमने कहा कि दूसरा केस क्या बनेगा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, एक नंबर हमने ये माना। दूसरा माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, दूसरा नंबर ए है। अब इनका अगर हम सम करेंगे तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 ये हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो पहले टर्म को, पहले कथन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी कि माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। अब ये बताइए कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, तो आप कहेंगे कि अंडर रूट 6 तो इरेशनल नंबर है, तो ये पूरा टर्म भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। आइए अब ऑप्शन देखते हैं, प्रोडक्ट मस्ट बी रेशनल नंबर, प्रोडक्ट रेशनल नंबर ही होगा, यहां पर तो है बट यहां पर नहीं है, यानी कि यह पहला कथन गलत है। प्रोडक्ट मस्ट बी इरेशनल नंबर, यहां इरेशनल नंबर है लेकिन यहां इरेशनल नंबर नहीं है, अर्थात यह भी गलत है। प्रोडक्ट में बी रेशनल, रेशनल हो सकता है। आगे देखिए, प्रोडक्ट में बी इरेशनल और रेशनल, रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है, तो यह तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा कि प्रोडक्ट में बी रेशनल और इरेशनल, यहां पर इरेशनल नंबर है, यहां रेशनल नंबर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, क्या सत्य है, इसमें ये बताना है। तो आप ये जानते हैं, एक टर्म को समझिए, माइनस इंटू माइनस, आप कहेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस तो यहां माइनस हो जाएगा। अगर आपने कहा कि माइनस इंटू प्लस तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और माइनस इंटू प्लस
तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहां पर आपने देखा कि दो टर्म मिलके पॉजिटिव कर रहा है, तो तीसरा टर्म अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आइए यहां देखते हैं, दोनों पॉजिटिव है यानी कि ये गलत है। यहां दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहां पॉजिटिव है तो यहां निगेटिव आने का कोई मतलब है ही नहीं। चलिए अब यहां पर देखते हैं कि पावर 4 है तो ये तो बन जाएगा पॉजिटिव, यहां पर 1 बाई पॉजिटिव। अच्छा, आपने एक टर्म सीखा होगा a टू द पावर -1, तो इसको इनवर्स कहते हैं। अगर a टू द पावर -1 है तो इसको लिखेंगे 1 बाई a इनवर्स है। अच्छा, अब यहां पर देखिए दोनों टर्म अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आना चाहिए, ये तो सही है, यानी कि ये करेक्ट है। आगे वाला देखते हैं क्या टर्म बता रहा है, क्या कह रहा है ये। यहां माइनस है, यहां प्लस है, तो क्या आएगा, अब ध्यान दीजिएगा, यहां दो केसेस बनेंगे, या तो माइनस भी आ सकता है प्लस, और प्लस भी आ सकता है। कैसे, अगर हमने कहा -7 + 2 = -5, तो आप कहेंगे माइनस का साइन आ गया। लेकिन अगर हमने कहा -7 + 9 = 2, तो यहां पर पॉजिटिव साइन आएगा। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, वैल्यू नहीं, वैल्यू तो निगेटिव वाली की कम है, लेकिन यहां पर आप ध्यान देंगे तो साइन वही कैरी होगा जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो आपने देखा कि यहां माइनस हो गया, दोनों केस मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर केस एक लिखा है, यानी यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है इफ a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू पॉजिटिव हियर a b एंड c आर इंटीजर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, आप ध्यान से देखिए, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू पॉजिटिव, यही कह रहा है। अब हमको पॉजिटिव ले आना है, तो हमने कहा कि हम सभी को पॉजिटिव रखते हैं, तो एक कंडीशन आएगी, यह पॉजिटिव हो जाएगा। अगर सारे पॉजिटिव है तो यह भी पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव ही हमको ले आना है, तो हमने कहा कि एक निगेटिव, तो अगर दोनों पॉजिटिव रखेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो दो निगेटिव रखते हैं और एक को पॉजिटिव रख देते हैं, तो यहां पर रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। अब आइए सॉल्व करते हैं। कैसे, आइदर बी और सी मस्ट बी पॉजिटिव। अगर बी और सी को पॉजिटिव रख दीजिए और ए को निगेटिव रख दीजिए, तो रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, पहला वाला गलत। चलिए, एट मोस्ट 2 ऑफ देम पॉजिटिव, दो कम से कम पॉजिटिव होने चाहिए, सॉरी निगेटिव, दो निगेटिव होने चाहिए, एक पहला ए निगेटिव, दूसरा ए निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये तो हो सकता है, ये स्टेटमेंट लाजमी है। अब आइए देखते हैं, एट मोस्ट 2 ऑफ देम पॉजिटिव, तो अगर दो को पॉजिटिव कर दीजिए, एक को निगेटिव कर दीजिए, तो मामला निगेटिव बन जाएगा, यानी यह भी गलत है। चलिए, एट लीस्ट 1 ऑफ देम निगेटिव, अगर एक को निगेटिव कर दीजिएगा तो रिजल्ट निगेटिव आ जाएगा, यानी यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, एट मोस्ट 2 ऑफ देम निगेटिव, इनमें से दो कम से कम निगेटिव होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आप लोग ये बना लीजिए, यहां है ये एक्स है। अब ये कहा गया कि एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है। अगर एक्स का अंडर रूट करेंगे तो क्या कंडीशंस बनेगी। अब पहले तो हमने किया अंडर रूट 2,
तो ये हमको मिला इरेशनल नंबर, क्यू डैश से जिसको डिनोट करते हैं। अगर यहीं पर हमने √4 कर दिया तो यहां पर 2 मिला जो कि रेशनल नंबर है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, कभी हो ही नहीं सकता। ये देखिए यहां पर इरेशनल नंबर आ गया है, तो यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। ऑलवेज ए इरेशनल नंबर, ऑलवेज जहां पर लगा दिया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। यहां पर इरेशनल नंबर लेकिन यहां पर रेशनल नंबर है, तो ये तो गड़बड़ है, काम खत्म। ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, हमेशा इरेशनल नंबर होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आइदर नेचुरल नंबर है यहां पर और एन इरेशनल नंबर, या तो इरेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपने देखा, कोई बस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रन कर रहा है तो आप इसको वेरीफाई कराने के लिए इस तरह के टर्म को आप ले लीजिए और वेरीफाई करा लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सेम साइन के ऊपर बेस्ड है। ये कह रहा है मान लीजिए एक्स वाई जेड भिन्न पूर्णांक है, एक्स एंड वाई विषम धनात्मक है और जेड एक सम धनात्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है? अब इस चीज को पता लगाना है, तो आइए पहले देखते हैं। अब हमने कहा कि कोई भी धनात्मक संख्या माना है, तो इसका मतलब आप ऐसा कोई नॉर्मल सा धनात्मक संख्या मानिए, जैसे हमने कहा x को हमने 3 मान लिया और y को मान लिया 1, धनात्मक विषम ऑड नंबर माना है, और z को हमने मान लिया 2, एकदम सिंपल नंबर मानिए। x को 3 माना, y को 1 मान लिया, z को 2 मान लिया। अब इसी पर मामला एकदम सेट हो जाएगा। देखिए अगर z को यहां पुट करते हैं पहले वाले में, तो यहां 2 रखते हैं, तो कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो आप जानते हैं अगर 2k के फॉर्म में हो तो यह इवन ऑलवेज होगा। और 2k का मतलब क्या है? k एक इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर तो k है ही, आप यहां कुछ भी रखिए तो इवन ही होगा, यानी कि यह ऑप्शन तो करेक्ट है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? अब y को यहां पर पुट करिए, y1 हो गया, x को यहां पुट करिए तो x3 हो गया, z को यहां पुट करिए तो z2 हो गया। अब यहां कितना बनेगा? 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? इवन बनेगा? तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि 1 × 1 = ओड ही बनेगा। ओड बन रहा है, देखिए, तो यहां पर यह ऑप्शन तो गलत है। आइए अब दूसरा चीज देखते हैं। y = 1 है, 1 हमने पुट कर दिया, 1। x क्या है? 3 है, z क्या है? 2 है, तो 1 × 1 = 1, तो ये क्या हुआ? ओड नंबर, ये हमारा सही है। आइए अभी इसमें देखते हैं। y को हमने पुट किया 1, x को पुट किया 3 और z को पुट किया 2, तो 1 × 1 = 1, तो ये भी ओड नंबर मिला, यानी कि यह भी सही है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह तो सत्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये करेक्ट आंसर होगा, ये सब इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसमें पूछा सत्य नहीं है, यही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ n +1 × n + 30 इज ऑलवेज इवन, हमेशा इवन होगा, क्या इसमें पुट किया जाए? अब देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको पहले समझिए। अगर हम यहां पर इवन पुट करते हैं तो देखिए हमने 2 पुट कर दिया, तो यहां 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 32, तो यहां पर भी आपको इवन ही मिल गया। लेकिन अगर हमने ओड यहां पुट किया तो अगर मैं 1 यहां पुट कर रहा हूं तो ये 2 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 31, तो 62 हो जाएगा, यह भी इवन मिला। लेकिन अगर मैं कोई नेचुरल नंबर पुट कर रहा हूं, ओड या इवन कुछ भी पुट कर रहा हूं, तो भी मिल रहा है। यानी कि हमने एक बार ऑड पुट किया तो भी इवन मिला, हमने एक बार इवन पुट किया तो भी इवन मिला। इसका मतलब हम दोनों पुट कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं, और नेचुरल नंबर कोई भी नंबर पुट करेंगे तो इसमें यह इक्वेशन ऑलवेज, यह फंक्शन ऑलवेज इवन होगी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, यानी सही नहीं है। अब इसका पता लगाना है। अभी कह रहा है ऑप्शन नंबर 1, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये तो सही है। एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, ये तो सही है। दूसरा क्या करता है, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये भी सही है। √2 इरेशनल नंबर है, ये भी सही है, क्योंकि ये √ के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होगा तो इरेशनल नंबर होगा। P into Q is even, then P and Q always even, तो ये तो संभव है नहीं। चलिए अगर मैं कहूं 2:3 इवन आएगा। अब ये कह रहा है P and Q always even, ये दोनों इवन है, नहीं, संभव कभी है ही नहीं। अगर मैं कह दूं कि यहां पर इवन आया तो ये तो इवन है, दूसरा ऑड है, तो यह स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दो अभाज्य संख्याओं का योग हो सकता है। देखिए कौन दो अभाज्य संख्याओं का योग हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें सारे ओड नंबर है, ओड नंबर है, तो आप ये कहते हैं कि ओड नंबर प्लस ओड नंबर इवन बन जाता है, लेकिन ओड नंबर प्लस इवन ओड बनता है। तो इसका मतलब यहां पर सारे ओड नंबर हैं, तो यानी कि यह भी ओड प्राइम नंबर होगा, इवन भी प्राइम नंबर होगा। और इवन जैसे ही आपने सुना तो दुनिया में केवल एक ही ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम नंबर भी है, तो वो क्या है, 2 इवन प्राइम नंबर है, केवल इकलौता एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। बस एक तो हमको मिल गया, दूसरा आसानी से मिल जाएगा। इसमें से घटा दीजिए 2 को, तो ये हो जाएगा 69, ये कंपोजिट नंबर है। 2 को घटाइए 79, ये तो प्राइम नंबर है। फिर यहाँ 2 को घटाइए 81, ये कंपोजिट नंबर है। 2 को घटाएंगे 99, ये भी कंपोजिट नंबर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x y z अभाज्य संख्याएं हैं, x + y + z = 50, तो x का अधिकतम मान क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट आपने पढ़ा है ओड प्लस ओड प्लस इवन = इवन, ये होता है। लेकिन अब ये कहा कि तीनों प्राइम नंबर हैं, तो प्राइम नंबर तो इवन अगर ये है, अगर मैं कहूं ओड प्लस ओड प्लस ओड, तो क्या रिजल्ट आएगा, आप कहेंगे इवन, नहीं, ओड आ जाएगा। लेकिन यहां पर तीनों ऐसे टर्म बना के दिया है कि जो इवन आया है, यानी कि पहले वाला स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है। एक नंबर तो हमको डेफिनेटली मिल गया 2, क्योंकि एकमात्र इकलौता नंबर है 2 जो इवन है, तो हमने z को मान लिया 2। एक नंबर 2 मिल गया हमको। अब इसमें से 2 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बचा 48, यानी x + y = 48। अब कह रहा है x का अधिकतम मान क्या होगा, तो देखिए 48। अब हम कहते हैं कि अगर मैं टर्म ऐसा लूं जैसे 47, तो 1 क्या है,
वन नाइदर प्राइम और नार कंपोजिट, ना तो ये अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। तब हम दूसरा नंबर लेंगे 43, इससे पहले वाला प्राइम नंबर 43 और 5, तो मैक्सिमम कितना नंबर आपको मिला 43, और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 43 एक्स का मैक्सिमम मान होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 80 है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 80। और जैसे ही आपने इवन देखा तुरंत आपने कहा कि c को हमने 2 पुट कर लिया, क्योंकि 2 है ही इसमें, तो 2 को यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 78। यानी कि आपने कहा a प्लस बी इज इक्वल टू 78। अब कह रहा है वन ऑफ देम एक्सीड एन अदर बाई 16 डेज, यानी कि ये कितना अधिक है 16। इससे एक संख्या दूसरी संख्या से 16 अधिक है। इसका मतलब कि a माइनस बी इनका डिफरेंट 16 है। अब यहां अगर a की वैल्यू लेनी है दोनों को जोड़ देंगे, 8 6 14 और 7 1 8 1 9 बटे 2, 2 चौका 8 2 7 14। b घटा देंगे 2 6 डिवाइडेड बाई 2 31। तो इसमें से एक नंबर मिल गया 31, दूसरा मिल गया हमको 47। तो ऑप्शन में 31, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो यहां तक कि इस चैप्टर का ये पहला सेशन था, तो इसको हमने कंप्लीटली सॉल्व किया। इसको एक दो बार आप लगाएंगे तो आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा और चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगी।